Hello friends, how are you? This is Pooja Pamar. Welcome back to our YouTube channel टिपी गाइड। फ्रेंड्स, जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हम लोग जो है कैरियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारा अलग अलग तरीके की जो है गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी में जो हमारा अभी चल रहा है प्रेजेंटली वो है टीचिंग रिलेटेड गाइडेंस लाइक CTET एंड SST, TGT SST के प्रिपरेशन के लिए है। और इसमें हमने अभी स्टार्ट किया है न्यू, वो है TGT SST, जिसमें मैंने अभी प्रीवियसली आपको सिलेबस प्रोवाइड किया था TGT SST का, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस जो है भेजती रहूँगी। उसी में आज मैंने सबसे पहले जो है चूज़ किया है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। सो बने रहिए हमारे साथ। एंड चलिए आगे सीखते हैं। अब क्या है ये कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, और इसको हिंदी में कहा, अगर हिंदी वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन जो है आपको ऐसा कुछ अलग से तो है नहीं, हिंदी में ही जो है वो समझा रही हूँ, तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इतना इंग्लिश तो सबको आती है, छोटा मोटा तो समझ ही लेंगे। सो द फर्स्ट यूनिट इज कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, समकालीन विश्व। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो समकालीन विश्व जो है हमारा, यानी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड का जो पहला जो चैप्टर है हमारा, यानी पहला जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं TGT के एग्ज़ाम में इसमें से, और अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी सारे चीज़ों को जो है ये अपने चैप्टर में, इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, बहुत सारे चेंजेस है, जो क्या क्या चेंजेस हमारे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हुए हैं वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। और इसको मैं डिटेल समझाना इसलिए चाह रही हूँ ताकि आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डीपली पूछ ली जाती है जो कि हम लोगों को पता नहीं होती, और हम लोग जो है बाकी जो हमको बुलेट पॉइंट्स मिलते हैं उसमें वो चीज़ें नहीं होती है। हम लोग जो है ढूंढते रह जाते हैं इंटरनेट पे कि क्या है, कैसा है, ये नहीं था, हमने पता नहीं कहाँ से ये पेपर दे दिया। तो इसके लिए हमें थोड़ा चैप्टर को डीपली हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है पूरा आप लोगों का NCERT के जो बुक्स हैं हमारी 9th 10th 6 to 10th की है, उसी से रिलेटेड है। तो इसको चैप्टर वाइज हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि पूरा जो है सिलेबस भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, उन्होंने इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि जो हमें पढ़ाना है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, उसी के बारे में हमसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस चैप्टर। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो द डेफिनेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो मेथड है उसमें चेंजेस जो हुए थे, जैसे कि फ्रॉम मैन मेड टू मशीन मेड, यानी कि जो पहले जो चीज़ें बनती थी वो लोग बनाते थे, हाथों से बनाते थे, हैंडमेड चीज़ें होती थी, पूरा जो है ह्यूमन पावर लगता था। लेकिन बाद में, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, वो चीज़ किसने ले ली? मशीन ने ले ली उन जगह, मतलब इंसान की जगह मशीन ले ली। सो प्रोडक्शन फ्रॉम मैन मेड टू मशीन मेड, एंड फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब कोई भी इंसान की तो एक कैपेसिटी होती है ना काम करने की, तो वो एक स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन होता था, नहीं स्लो प्रोडक्शन होता था, क्योंकि इंसान को बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा हर काम में। और फिर ये जो रिवोल्यूशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ? लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। सो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यानी कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इंसान ने प्रोग्रेस कर ली, यानी कि जो चीज़ पहले मैनमेड थी अब मशीनें उसको बना रही हैं। दूसरी बात, पहले छोटे उसमें होता था, आपका स्मॉल स्केल में होता था, अब जो है लार्ज स्केल में जो है प्रोडक्शन होने लगा है। यानी कि एक बारी में अगर कोई मजदूर एक जूता एक दिन में बना रहा है, तो वही मशीन उस चीज़ों को 20 जूते एक दिन में बना दे रही है। तो आप लगा सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल रहा होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है। और इसी ने जो है हमारे, मतलब पूरी दुनिया को जो है एक फास्ट ट्रैक पे लेके गई, और बहुत सारे रिवोल्यूशन इससे जुड़े हुए हैं। सो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप लोगों को रिमेंबर करना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। सो ये आप लोगों का हो गया डेफिनेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, समझ में आ गई होगी सभी को। सो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है?
अब हमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो चीज़ें कैसे बनती थी? क्या तब भी कोई उद्योग थे या कोई इंडस्ट्रीज़ थी जिस पे काम होता था? यानी क्योंकि ज़रूरतें तो हर समय रही होगी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, नहीं थी, फैक्ट्रियाँ खुली थी, नहीं थी। तो उससे पहले क्या क्या होता था? कैसे लोग जो है प्रोडक्शन करते थे, उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। सो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो इस बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? Before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. यानी कि इससे पहले भी चीजें बनती थी, ठीक है, लेकिन वो चीजें फैक्ट्री में ना बन के स्मॉल स्केल पे बनती थी। मतलब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के लिए मतलब अब हर मार्केट, चाहे वो लोकल मार्केट हो, आपका इंटरनेशनल मार्केट हो, उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं से तो बन के आ ही रही होगी। सो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो इंग्लैंड और यूरोप में जो चीज़ें थी वो बन रही थी, बट वो चीज़ें फैक्ट्री में ना बन के किसी और जगह बन रही थी। तो वो कौन सी जगह थी? सो मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ये फेज था, ठीक है, जिस समय इंडस्ट्रीज जो है बिगिन नहीं हुई थी, उस समय के वो जो टाइम पीरियड था, जो एरा था, उसको जो है हमारे जो हिस्टोरियंस थे या फिर आपके जो उस समय के लोग थे या हिस्टोरियंस जो है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो समय था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जा रहा है, जिसमें कि क्या क्या चीजें थी जरा देखिए। द 17th and 18th century merchants from the town in Europe began moving to countryside. Countryside meaning होता है मतलब गांव की साइड, ठीक है। टाउन तो हो गया आपका शहर, और कंट्री साइड यानी गांव की तरफ। तो वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, वहाँ के जो व्यापारी थे, उन्होंने जो है 17th और 18th सेंचुरी में जो है गांव की तरफ जाना शुरू किया बिजनेस के लिए, ठीक है। अपने जो उनकी जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने टाउन में ना करके, टाउन में तो हो ही रही थी, लेकिन अब उन्होंने जो है उसको कंट्री साइड यानी कि विलेजेस की ओर भी लेके गए। सप्लाइंग मनी टू पीजेंट एंड आर्टिशियंस, परस्यूडिंग दैम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जब डिमांड बढ़ी तो जो टाउन में यानी कि जो शहरों में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो उनको पूरा नहीं पड़ रहा था, यानी कि खपत जो है ज़्यादा थी और मतलब मांग जो है ज़्यादा थी, लेकिन उतना जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने कंट्री साइड जाके जो है उसका प्रोडक्शन करने का डिसाइड किया। अब ये लोग जो है कंट्री साइड गए, एंड देन उसके बाद क्या हुआ? विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है, क्योंकि दुनिया का ट्रेड बढ़ रहा था, एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कॉलोनीज भी बढ़ रहे थे। द डिमांड फॉर गुड्स बिगन ग्रोइंग, ठीक है, सामान यानी कि गुड्स जो है, जो हमें चीज़ें जो ज़रूरत की होती है, कपड़ा हो गया, कोई भी और सामान हो गया, तो उसकी जो है ज़रूरतें बढ़ रही थी। अब ज़रूरत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन, अब मान लो एक ही फैक्ट्री है आपके पास, ठीक है, और आपको जो है पहले 10 लोग उस चीज़ को खपत हो रही थी, 10 लोग उसको खरीद रहे थे, लेकिन अब आपके पास बायर्स कितने हो गए? 100 हो गए। तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक फैक्ट्री में तो उतना होगा नहीं, तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स, आपको नई फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेगी। तो वैसे ही इन लोगों ने, मर्चेंट्स ने भी किया, क्योंकि जब उनका जो प्रोडक्शन था वो स्मॉल स्केल पे हो रहा था, तो उन्होंने उसको जो है, क्योंकि उस समय फैक्ट्रीज नहीं थी, हम लोग उस समय के बारे में पढ़ रहे थे जब फैक्ट्री नहीं थी, उस समय क्या होता था, कैसे करते थे। तो इन लोगों ने कंट्री साइड जाके जो वहाँ के गरीब पीजेंट्स थे या फिर आर्टिशियंस थे, उनको जो है पैसा दे के अपना काम यानी प्रोडक्शन कराना शुरू किया। अब वहाँ के लोग बहुत गरीब होते थे, मतलब गरीब मीन्स वो अपना, उनका जो अपना जीविका बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से खेती पे होती है या फिर छोटा मोटा उनका जो बिजनेस होता है उस पे होता है, जिससे कि वो लोग सिर्फ अपना एक खाने का अरेंज कर पाते थे। लेकिन जब ये मर्चेंट्स जो है कंट्री साइड गए यानी कि विलेजेस में गए अपने प्रोडक्शन के लिए, तो उनका जो है इनकम बढ़ी। अब इनकम बढ़ी है तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा चेंजेस आए होंगे। तो उन्होंने इजीली जो इन्होंने अपने जो भी इन्होंने ऑफर्स दिए वो इजीली उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए और उस काम को करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आप समझ रहे हैं, उस समय इंडस्ट्रीज नहीं थी तो क्या हो रहा था, कहीं छोटे स्केल पे काम हो रहा होगा, किसी के घरों में काम हो रहा होगा। आप इसको लघु उद्योग भी कह सकते हैं। भारत में इसको लघु उद्योग जो पहले थे उसमें चलता था ये,
वैसे ही यूरोप में भी चलता था। वो लोग भी कंट्री साइड जाके छोटे छोटे घरों में जो फैक्ट्रीज होती थी या छोटे स्केल पे जो फैक्ट्री होती थी उस पे जो है अपना प्रोडक्शन करवाते थे। सो बट मर्चेंट्स couldn't expand production within town. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. अब इनका कंट्री साइड जाने का एक रीजन तो प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन उनको लार्ज स्केल पे करना है तो उनको बाहर निकलना पड़ा। दूसरा रीजन था गिल्ड्स। गिल्ड्स होते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन लोगों को, ये लोग एक यूनियन होती थी, लाइक जैसे यूनियन बनी होती है ना, मजदूरों की यूनियन होगी या दूसरी यूनियन होगी, तो ये लोग तो प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं। ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने एरिया, मान लो एक तरीके से एक एरिया टाइप का हो गया कि मेरे एरिया में कोई दूसरा बिजनेसमैन नहीं आना चाहिए, दूसरा मर्चेंट नहीं आना चाहिए था। तो ये मर्चेंट्स थे जो कि क्या करते थे, अपने एरिया का काम अपने पास रखते थे, दूसरे इंसान को उस एरिया में बिजनेस करने के लिए नहीं आने देते थे। ये कंपटीशन का बेस है, क्योंकि अगर नए बिजनेसमैन आए तो इनका बिजनेस जो है खतरे में हो सकता है, क्योंकि इनको फिर जो पूरा काम इनको भी मिल रहा है वो बढ़ जाएगा, तो इनका जो है इनकम भी कम हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते थे, दूसरे नए मर्चेंट्स को आने ही नहीं देते थे। इनका एक एसोसिएशन बना हुआ था जो कि बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग था कि नए मर्चेंट्स को घुसने ही नहीं देता था। जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन गिल्ड्स की वजह से ये लोग जो नए मर्चेंट्स, जो नए व्यापारी थे, वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे उस टाउन में, तो उन लोगों ने क्या किया, कंट्री साइड जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। सो within this system a close relationship developed between town and countryside. अब आप देखिए, पहले जो गांव बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे, अपना शहर जो है अपना डेवलप कर रहा था, अपना सब कुछ चल रहा था, लेकिन कंट्री साइड जो है उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लोगों के पास कम साधन होते हैं कमाई के, किसानी या फिर छोटा मोटा बिजनेस उनका। तो अब जब टाउन के लोग वहां जाके उनको काम देने लगे, यानी शहर का काम उनके घर बैठे उनको मिल गया, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो गया और टाउन और कंट्री साइड के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप से क्या हो गया, इधर भी उन लोगों को भी अच्छा हो गया, इन लोगों का भी अच्छा हो गया, यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ गया, और दूसरा जो है उनको कहीं काम के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ा। जो गांव के लोग हैं उनको घर बैठे बैठे काम मिल गया, उनको घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, यानी उनका तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि उनको इजीली काम मिल गया है। मतलब घर बैठे बैठे काम मिलना मतलब कितना बेनिफिशियल होगा आपको। आप ना घर से बाहर जा रहे हो ना कहीं जा रहे हो, आपको घर पे सब चीजें काम मिल जा रहा है, आपको पैसा मिल जा रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। यानी कि उस समय कंट्री साइड का आप लगा सकते हो कि विलेजेस का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ होगा, लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा ले रहे होंगे, एटलीस्ट उनकी जीविका इतनी थी कि वो अपना पेट भर सके और अपना घर चला सके अच्छे से। सो ये एक रिलेशनशिप बना है टाउन और कंट्री साइड का, जो कि नए मर्चेंट्स ने स्टार्ट किया होगा। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। अब देखिए, लोग मर्चेंट्स कहाँ के थे, टाउन के, ठीक है। अब और जो प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि जो लोग थे जहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, वो क्या था, कंट्री साइड। दोनों के बीच में हो गया ना, रिलेशन भी हो गया, और जो उनकी मतलब काम करने का जो पूरा जो प्लेस था, यानी अब छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो थी वो पूरी गांव में थी। अब बस वो लोग उसको टाउन से हैंडल कर रहे थे, वो इनको ऑर्डर दे रहे हैं, वो लोग उसको कंप्लीट करके इनको पहुंचा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो उस समय प्रोडक्शन हो रहा था। हमारा मानना ये है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमने फैक्ट्रीज से पहले कैसे प्रोडक्शन हो रहा था, ओके। तो कुछ प्रोडक्शन टाउन में हो रहा था जो कि गिल्ड्स के अंडर में था, और कुछ प्रोडक्शन कंट्री साइड में हो रहा था जो कि न्यू कमर्स जो होते हैं, जो नए मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो लोग कर रहे थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन। ये तो हो गया आपका, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब वो लोग करते क्या थे, उनका मेन काम क्या था। अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के जो कपड़ा मार्केट के जो मतलब कपड़ा व्यापारी थे, वो क्या करते थे, वो करते थे परचेज्ड वूल फ्रॉम वूल स्टैपलर, ठीक है। वो जो है ऊन वाले से ऊन खरीदते थे, जो कि अब देखो जब ऊन निकलता है तो वो बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं होता है, उसको पूरा क्लीन करना होता है। उनको एक स्टैपलर्स जो है उसको पूरा क्लीन करते हैं और एक अच्छी कंडीशन में पहुंचाते हैं ताकि यूज़ करने लायक बने, क्योंकि जब वो निकलता है तो उस पर बहुत सारा डर्ट होता है, तो उसको पूरा क्लीन स्टैपलिंग होती है उसकी। तो स्टैपलर जो है उसको पूरा रेडी करके जो है ऊन को, यानी कि वूल को जो है रेडी करके जो है देता था। तो मर्चेंट्स क्या करते थे, स्टैपलर से ऊन खरीदा, वो लोग खरीदते थे, देन कैरिड इट टू द स्पिनर, देन
वो लोग उसको स्पिनर्स को दिया करते थे। स्पिनर्स मीन्स होते हैं जो लोग यार्न बनाते, धागा बनाते हैं, ठीक है। स्टेपलर क्या करता था, ऊन रेडी करता है। अब ऊन से तो कपड़ा बनेगा नहीं, हर कपड़ा बनाने के अपने अलग अलग स्टेजेस है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, आपका ऊन निकला, आपने स्टेपल किया, आपने फाइन किया उसको, फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आपको धागा बनाना है। तो अब वो क्या करते थे, स्टेपलर से खरीद के अब उसको किसको देते थे, स्पिनर्स को देते थे। अब स्पिनर क्या कर रहे हैं, उसको धागा बना रहे हैं, यार्न बना रहे हैं उससे, ठीक है। तो अब धागा जब रेडी हो गया, देन उसके बाद क्या होता है, द यार्न थ्रेड दैट वाज स्पन was taken in subsequent stages of production to weavers। अब जब धागा बन जाता है पूरा, एक ये प्रोसेस रेडी हो जाता है, उसके बाद ये जाता है वीवर्स के पास, यानी कि बुनकरों के पास, जिनको हम बुनकर कहते हैं हिंदी में। तो वो लोग क्या करते थे, अब इसको कपड़े की फॉर्म देते थे, यानी कि धागे से अब कपड़ा बनेगा, ठीक है। अब कपड़ा बनने के बाद अब फुलर्स के पास जाता था, जो कि इस कपड़े को जो है प्लेट्स में लगाता था, ठीक है। एंड देन इसको डाइंग के लिए जाता था, डायर के लिए, यानी अलग अलग कलरिंग जिसके ऊपर होती थी। अब कपड़ा सफ़ेद तो हो नहीं सकता, पहले तो सफ़ेद थी, उसके बाद डाई होती थी, तो कपड़ा बनने के बाद फिर डायर के पास जाता था। तो इसके अपने अलग अलग स्टेप थे। तो ये लोग क्या करते थे, एक से खरीदा, दूसरे को दिया, दूसरे का काम हो गया, तीसरे को दिया। तो इस तरीके से प्रोडक्शन अपना अपना चल रहा है। अब मान लो स्टेपलर भी घर पे ही काम करता था, उसके लिए भी अलग से कुछ ऐसा देना, घर पे या उसकी छोटा सा कोई जगह होगी जहाँ वो काम करता था, बड़ी फैक्ट्री में नहीं हो रहा है, ये पूरा हैंडमेड हो रहा है, हाथ से काम हो रहा है, ठीक है। स्पिनर भी हाथ से कपड़ा मतलब स्पिन करके जो है बनाता था। उसके बाद आपका जो है वीवर है, वो भी हाथ से बुनाई करते थे, ठीक है। उनके बाद छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते थे, मशीनरी नहीं होती थी, इक्विपमेंट्स होते थे जिससे वो वीव करते थे। फुलर जो होता है वो भी, उसका भी अपना कुछ लोकल ही रहा होगा, छोटा मोटा इक्विपमेंट। एंड डायर भी जो है ओल्ड टेक्निक से डाई करते थे, ठीक है। अब ये लोग क्या क्या होते हैं, थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि स्टेपलर क्या है, मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज स्टेपलर या हु इज स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग, ये क्या क्या होता है प्रोसेस। तो स्टेपलर आपको पता, मैंने आपको बताया कि जो कि वूल को फाइबर में मतलब पूरी तरीके से क्लीन करके एक सही पोजीशन में पहुंचाता है। फुलर क्या होता है, जो कि क्या करता है, क्लोथ को प्लेटिंग करता है, ठीक है। और स्पिनर मैंने आपको बता ही दिया, स्पिनर जो धागा बनाता है, वीवर जो बुनकर होता है, जो बुनाई करता है। एंड व्हाट इज कार्डिंग, द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड prior to spin market, London in fact come to know as a finishing center, ठीक है। अब ये इसको स्पिनिंग मार्केट में करते थे। और उसके बाद देखिए, अब एक और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि लंदन जो है, जो फिनिशिंग सेंटर जो है वो किसे कहा जाता था, विच वाज द फिनिशिंग सेंटर, तो विच टाउन इज कॉल्ड फिनिशिंग सेंटर। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, लंदन, ठीक है। लंदन को जो है फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे भी दिया है, द फिनिशिंग वॉज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। बेचने से पहले ये इसको लंदन लेके जाते थे, जब पूरा रेडी हो जाता था कपड़ा डाइंग वाइंग के, आफ्टर डाइंग इसके बाद ये लंदन जाता था। इनफैक्ट लंदन टू बी नोन एज फिनिशिंग सेंटर। जो भी छोटी मोटी कमियां क्लोथ में रह जाती थी, कपड़े में रह जाती थी, वो इसको जो है लंदन में जाके वो एक्स्ट्रा जो काम होते थे वो कंप्लीट हो जाते थे, और उसके बाद ये लोग इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे, ठीक है। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज। अब आप लगा लीजिए, इतने बड़े लेवल पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, अपना लेन देन हो रही है, तो ये कॉमर्शियल नेटवर्क, कॉमर्शियल एक्सचेंज का एक नेटवर्क था, ठीक है। बहुत बड़ा नेटवर्क था। आप टाउन से चला रहे हो कंट्री साइड में, तो पूरा जो है नेटवर्क बना हुआ था इनका, ठीक है। और ये क्या था, इसको कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, it was controlled by merchants and goods were produced by vast number of producers working within their family farm, not in factories, ठीक है। अब ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैंने क्या कहा था, ये मर्चेंट्स इसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। मर्चेंट्स इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे। और ये जो है प्रोड्यूसर जो है कौन थे, कंट्री साइड के लोग थे, गाँव के लोग थे, उसको प्रोड्यूस करते थे, और किसी फैक्ट्री में नहीं, फैमिली फार्म में जो वर्कर होते थे वो उनके अपने ही वर्कर होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग जो है चीज़ों को बनाते थे। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। एक मर्चेंट जो है एक समय पे 20 से 25 वर्कर्स को, यानी 20 से 25 जगह पे वो लोग अलग अलग लोगों को काम दे रहे थे, ठीक है, एम्प्लॉय कर रहे थे।
दिस मीन दैट ईच क्लोथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि अब 20 से 25 वर्कर है और बहुत सारे लोगों को ये लोग देते, तो एक एक मर्चेंट जो है कम से कम 100 लोगों को जो है कंट्रोल कर रहे थे। वो लोग 100 लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को जो है एक समय पे काम दे रहे थे, उनको इनकम दे रहे थे, उनको जो है आप बोल सकते हैं जीविका प्रदान कर रहे थे उस समय। तो ये आपका जो है ये हो गया आज का जो पॉइंट था हमने जो पढ़ा वो था क्या, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी इंडस्ट्रीज के आने से पहले कौन लोग थे जो प्रोडक्शन करते थे, कहाँ प्रोडक्शन होता था, तो वो पूरा जो है कंट्री साइड में होता था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में जल्दी ही आप लोगों को भेज दूंगी। और एक और बात, ये जो है 10th क्लास का चैप्टर है, तो अगर कोई बच्चा है जो 10th क्लास में है वो भी इसको पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उसी के क्लास का है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। एक समय पे ज़्यादा लोग बेनिफिट उठाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो जितने ज़्यादा लोग बेनिफिट ले पाएंगे लीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।